सो हेलो एवरीवन। और आज जो है वो अगेन जो है वो रिट्रोसिंथेसिस के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हम जो है वो जो प्रैक्टिस हमने सॉल्व की थी, जो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी, वो बेस करती थी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। और आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी डिटेल में, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है इस सीरीज़ का वो है रिट्रोसिंथेसिस का। ठीक है, लेकिन जब भी हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ जब हमारे पास कुछ मैकेनिज़्म का हमें आइडिया होता है तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है चीज़ों को देखना। ठीक है, तो हम जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप्स की न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट होता है एडिशन एलिमिनेशन। अब एडिशन एलिमिनेशन से आपको देखो नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट इज मीन बाय एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि पहले कोई चीज़ आगे ऐड होगी, उसके बाद जो पहले से मौजूद ग्रुप है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ आकर अटैच हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी यही होगा। बहुत ही रेयर होते हैं ये, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम जो है वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो उस पर न्यूक्लियोफिलिक का आके न्यूक्लियोफाइल का आके अटैच होना बहुत सिंपल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर उसमें फिर ये कंडीशंस होती हैं, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन से क्या मुराद है कि पहले कोई चीज़ एलिमिनेट हो रही है, यानी हो सकता है कि कोई ग्रुप जो अटैच हो वो पहले एलिमिनेट हो जाए फिर ऐड हो जाए। उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास वो है SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है ना, और SN1 बेसिकली की कौन सा रिएक्शन होता है जो कि जो कि यूनि मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा होता है। खैर हम इसकी अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे इन चीज़ों की, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, वो हमारा है रिट्रोसिंथेसिस। तो ज़रा सा एक गो थ्रू कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म्स को। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अमाइन ग्रुप जो है वो आके, अच्छा अब इसके लिए एक चीज़ पहले देख लो, वो ये कि जो बेंजीन सिस्टम है ना उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब होता है, वो जब इसके साथ आगे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है। ठीक है ना, जैसे कार्बोनाइल हो गया, नाइट्रो हो गया, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एस्टर हो गया। तो जितने वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ खींचते हैं, अगर वो अटैच है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो है कि लिविंग ग्रुप हो, कोई अच्छा लिविंग ग्रुप हो। ठीक है, अब कोई अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा हो सकता है, हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजेंस में से हो सकता है। अच्छा, इसमें जो यूजुअली देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि फ्लोरीन ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, फ्लोराइड मौजूद होता है, और उसके अलावा नाइट्रो ग्रुप्स मौजूद होते हैं। मैंने जो एग्जांपल लिए इसमें हमारे पास कार्बोनाइल मौजूद है और फ्लोराइड मौजूद है। ठीक है ना, बट जो यूजुअली जो देखा जाता है उसमें क्या सीन होता है कि उसमें जो है हमारे पास या तो फ्लोराइड ग्रुप मौजूद होता है या फिर नाइट्रो ग्रुप्स मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन लिविंग ग्रुप के तौर पे फ्लोराइड ग्रुप मौजूद होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे फ्लोराइड वो ग्रुप होता है। अच्छा, अब इसकी वजह जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा कि मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, तो बस हम जल्दी से मैकेनिज्म देख लेते हैं कि अमाइन का लोन पेयर अटैक कर रहा है इसके ऊपर, तो जिसके नतीजे में क्या होगा, बॉन्ड शिफ्टिंग होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि SN1 SN2 रिएक्शन की तरह जो है वो अमाइन ग्रुप अटैच करेगा और साइमल्टेनियसली जो है वो फ्लोराइड ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर ये जानना है तो फिर आप इसका सेपरेट जो मैं लेक्चर बनाऊंगी उसका इंतज़ार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इसने इस पर अटैक किया जिसके नतीजे में बॉन्ड शिफ्टिंग होगी। ठीक है ना, अब देखो जब ये बॉन्ड वापस आएगा, ठीक है, जब ये बॉन्ड वापस आ रहा है उसके नतीजे में क्या होगा, अब की बार फ्लोराइड ग्रुप रिमूव हो जाएगा। सही है, और हमारे पास जो है वो ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया है।
ठीक है। अब सेकंड जो है वो हमारे पास क्या था, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन था। ठीक है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि पहले कोई चीज़ एलिमिनेट होगी, ठीक है, और फिर जो है वो सेकंड चीज़ ऐड होगी। तो उसके लिए हमारे पास अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन अमाइड ग्रुप जो है वो एज अ बेस जो है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है, और इट इज़ एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड उसके नतीजे में क्या होगा कि बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है, और आप देख सकते हो कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो बेंजीन रिंग पे मूव करेगा, जिसके नतीजे में जो लीविंग ग्रुप है वो लीव कर देगा। ठीक है, लीविंग ग्रुप होना हर सूरत में इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन हो या SN1 रिएक्शन हो। ठीक है, अगर लिविंग ग्रुप होगा तो ही ये रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, आपने देखा एडिशन एलिमिनेशन में क्या था, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल मौजूद था और रिंग के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्लस लिविंग ग्रुप मौजूद था। ठीक है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिविंग ग्रुप मौजूद है। ठीक है, बेंजीन रिंग पे लिविंग ग्रुप मौजूद है और हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल नहीं करते तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। स्ट्रॉन्ग बेस ने क्या किया, एक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया, जिसके नतीजे में जो है वो जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हुआ और उस नतीजे में जो है वो Br जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा कोई अच्छा रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये देखो ये बहुत मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस और ये सारी चीज़ें इसमें फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो खैर फिर उसके बाद क्या होगा कि जो हमने बेस ऐड किया था वो अगेन अटैक करेगा बेंजाइन पे। ठीक है, जो हमारा बेंजीन से बेंजाइन बना था, बेंजाइन क्यों कह रहे हैं, जैसे अल्कीन होता है डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसी तरह बेंजाइन में भी ट्रिपल बॉन्ड ऐड हो गया है, जिसके नतीजे में इसको बेंजाइन कह रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये अमाइन इस पर अटैक करेगा और वी विल एंड अप विद दिस एनिलीन। ठीक है ना, सो ये रेयर रिएक्शन है। ठीक है, ये यूजुअली नहीं होता, क्योंकि देखो अगर आपको एनिलीन बनाना है तो आप क्या करोगे, सिंपल तरीका, आप उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे यानी नाइट्रेशन करोगे उस पर, और फिर उसके बाद उसको जो है वो रिड्यूस करा के एनिलीन में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन इतना यूज़ नहीं होता, बट फिर भी हमें पढ़ना है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं SN1 रिएक्शन के ऊपर। अब SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा है हमारे पास, अच्छा, SN1 रिएक्शन में हम रिएक्शन होने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ऐसा लिविंग ग्रुप जो कि मतलब खुद से ही निकल जाए ना, उसे किसी किस्म के पुश की पुल की ज़रूरत नहीं हो, वो खुद से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये जो है वो इनर्ट है। ठीक है ना, मतलब देखो NH2 की फॉर्म में जब ये वो सॉरी N2 की फॉर्म में जब ये रिमूव होती है ना, तो ये समझ लो इनर्ट हो जाती है। ठीक है, दिस इज इनर्ट। तो जो भी रिएक्शंस होते हैं ना वो फिजिबिलिटी के लिए होते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए होते हैं, फिजिबिलिटी के लिए होते हैं। तो इसकी जो ड्राइविंग फोर्स है रिएक्शन की वो क्या है, रिमूविंग ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो ये सिंपली क्या हुआ, यहाँ पे कैटाइन बन गया। ठीक है ना, जैसे कार्बोकैटाइन बनता है इसी तरह से यहाँ पे एराइल कैटाइन बना है। और फिर जो भी आप इसमें, अब आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें कोई भी जो है न्यूक्लियोफाइल जो कि इस रिएक्शन में यूज़ हो सकता है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं आगे टेबल अगेन जो है वो दिखा दूंगी, लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे एटम कुछ ऐसे रिएजेंट्स थे जो कि यूज़ हो रहे थे, जैसे कॉपर ब्रोमाइड यूज़ हो रहा था, कॉपर साइनाइड यूज़ हो रहा था। तो वो इस स्टेप की बात है, यानी कि अगर आपके पास एक डाइजोनियम सॉल्ट है और आप उस पर कॉपर साइनाइड का अटैक कराओगे तो आप अल्टीमेटली आपको जो है वो साइनोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके इन उसमें क्या कहते हैं इन्वायरमेंट में या आपका जो सिस्टम में अगर वाटर मौजूद है तो वो फिर फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा और अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना ये फिनोल फॉर्मेशन का अच्छा रिएक्शन है, यानी कि यूजुअली जो फिनोल बनाया जाता है वो इसी रिएक्शन से बनाया जाता है। ये तो फिनोल यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप को बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कराना बहुत सिंपल नहीं है। ठीक है, सिंपल है ही नहीं। तो सबसे पहले अगर आपको बेंजीन से फिनोल बनाना है तो आपको क्या करना होगा, बेंजीन की नाइट्रेशन करानी होगी।
फिर आपने उसकी रिडक्शन करानी होगी, फिर आपको उसका डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करना होगा। सॉल्ट बनाने के बाद फिर आप उसमें वाटर जब ऐड करोगे तो आपको अल्टीमेटली फिनोल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन है जो कि इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैं सिर्फ एक या दो प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करूँगी, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे फिर रेट्रोसिंथेसिस को प्रोसीड करेंगे फर्दर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल जिसमें जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो ये है। अब आप यहाँ पे देख लो, हमें सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि हमें देखना होता है कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्कनेक्शन, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं डिस्कनेक्शंस की, तो पहले वो देखनी होती है। कहीं हमें फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन तो नहीं करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें। अब देखो, अगर मैं मिथाइल को डिस्कनेक्ट करूँ तो द थिंग इज़ कि आप मिथाइल को बहुत इजीली हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको या तो फिर जाना पड़ेगा विल्समेयर की तरफ या उसकी यानी आपको कार्बोनाइल इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, उसके बाद आप रिडक्शन करके मिथाइल की तरफ आओगे, ठीक है। क्योंकि फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के थ्रू जो है वो मिथाइलेशन इज़ नॉट सिंपल, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी जो क्या कहते हैं कार्बोकेटाइन होता है वो इतना मतलब स्टेबल नहीं होता, तो वो जाहिर सी बात है इतनी इजीली नहीं बनेगा। तो ये वाला जो है वो रूट हम नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि क्या हम ब्रोमाइड को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या हम हाइड्रोक्साइड को। तो हम ब्रोमाइड को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और हम हाइड्रोक्साइड को भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना ये है कि हम पहले क्या करें, ठीक है। क्या हम पहले ब्रोमाइड को डिस्कनेक्ट करें या हम हाइड्रोक्साइड को डिस्कनेक्ट करें। अच्छा, अगर मेरे पास फिनोलिन है, फिनोल ग्रुप है, यानी कि अब जैसे कि ये क्या है, पैरामिथाइल कह लो आप इसको, ठीक है, फिनोल। तो पैरामिथाइल फिनोल है अब ये। तो इसमें क्या है कि अगर मैं ब्रोमाइड को कर दूँ डिस्कनेक्ट, ठीक है, और फिर इसकी मैं अगेन ब्रोमिनेशन करूँ जो भी मेरे पास आएगा, तो मुझे जो है वो ये ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे जो हमारा जो हमने जो अभी सीखा है वो क्या सीखा था, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो हम उसी चीज़ को यहाँ पे लिख चलेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करें, हम जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये डिस्कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन हो गई, ठीक है ना, क्योंकि आपने हाइड्रोक्साइड को, अच्छा ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी नहीं कह सकते इंटर कन्वर्जन, लेकिन क्योंकि डिस्कनेक्शन इसके आप जो है ना वो कोई चीज़ बिल्कुल उसको निकाल दो ना, ठीक है, अलग कर दो। यहाँ पे क्या हुआ कि ये कन्वर्ट हुआ किसमें, अमाइन में, यानी कि अमाइन ग्रुप को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्कोहल में, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अमाइन ग्रुप को अच्छा अब अमाइन ग्रुप आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बी आर को रिमूव कर सकते हैं। हम बी आर को यहाँ भी रिमूव करके फिर फर्दर जा सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, पहले हमने इसको कन्वर्ट कर लिया अमाइन ग्रुप में, ठीक है। और फिर अमाइन ग्रुप में कन्वर्जन के बाद हम क्या करेंगे, हम जो है वो बी आर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब बी आर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास ये मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो हमें यहाँ पे और भी फैक्टर्स को देखना है, क्योंकि देखो अगर मैं क्या करूँ कि मैं अमाइन को डायरेक्टली उसकी नाइट्रेशन करवा दूँ, ठीक है, मतलब अमाइन को नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट कर दूँ, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम रिडक्शन वाले उसमें चले जाएं। तो अगर मैं नाइट्रो ग्रुप के साथ ब्रोमिनेशन करूँगी बेंजीन रिंग की, तो मुझे मेटा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, मुझे ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। पैरा तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो मिथाइल ग्रुप वहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे ये सारे स्टेप्स को देखना पड़ता है कि मैं डिस्कनेक्शन करूँ या मैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन जो करूँ वो किस तरह से करूँ। क्या मुझे उस जब मैं वापस उसको जो रिएक्शन होगा, क्या मुझे मेरा जो प्रोडक्ट चाहिए मुझे वही मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम अमाइन ग्रुप मौजूद है और हम इसकी जो है वो इस पर ब्रोमिनेशन करेंगे तो हमें अल्टीमेटली ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, अमाइन का ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। अब एक सवाल ये आता है कि क्यों अमाइन का ऑर्थो क्यों मिलेगा, मिथाइल का ऑर्थो क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अब इसमें देखो एक चीज़ आती है कि यहाँ पर कि
क्या कह सकते हैं हम कि जीता कौन, ठीक है ना। यहाँ पे कंपटीशन आ जाता है, ठीक है, कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, या जिसका जोर ज़्यादा होगा, ठीक है, वो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब अमाइन जो है ना, वो अमाइन का जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और मिथाइल का जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट होता है और एक मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। तो जो मिथाइल का है वो इंडक्टिव इफेक्ट है, अमाइन का जो है वो मीजोमेरिक इफेक्ट है। तो यहाँ पे जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो विन कर रहा है, जिसके नतीजे में हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जब हम अभी सिंथेसिस की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आप देख लोगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली सी एन डिस्कनेक्शन करके और हमें मिल जाएगा क्या, ओ सॉरी, सी एन डिस्कनेक्शन नहीं हो सकती। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गई, फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोक्साइड से अमाइन ग्रुप में गए, अमाइन के बाद हमने क्या किया, बी आर को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन किया। अगर हम बी आर को डिस्कनेक्ट किए बगैर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कर देते और बी आर को बाद में डिस्कनेक्ट करते, तो फिर हमें जो है ना वो नाइट्रो का सॉरी अमाइन का जो है वो मेटा प्रोडक्ट मिलता, ऑर्थो नहीं मिलता, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सी एन को डिस्कनेक्ट कर देना है, जिसके नतीजे में हमें टॉलीन मिल जाएगा। और मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ कि टॉलीन जो है वो ईजिली अवेलेबल रिएजेंट है, ठीक है, मिल जाता है और इसके रिएक्शन भी ईजिली हो जाता है। तो ये अब हम जो है वो इसकी आएंगे सिंथेसिस के ऊपर, ठीक है। तो सिंथेसिस के लिए हम टॉलिन से स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन को, ठीक है। तो दिस इज टॉलिन। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमें नाइट्रेशन कराना है, ठीक है। तो ये हो गई नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन के बाद अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ब्रोमिनेशन कर दी, तो मेरा जो ब्रोमो ग्रुप आके अटैच होगा ना, वो इधर आके अटैच होगा, ठीक है। तो ना इसका मुझे क्या होगा, मेटा मिलेगा। तो इस वजह से मैंने जो है वो अभी यहाँ पर इसकी ब्रोमिनेशन नहीं करवानी है, बल्कि मुझे क्या करना है, मुझे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करानी है, यानी नाइट्रो को कन्वर्ट करना है किसमें, अमाइन ग्रुप में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अमाइन ग्रुप मुझे मिल गया, ये रिडक्शन हमने करवा दी। अब इसके बाद क्या है, क्या अब हम ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं, लेकिन अब एक और मसला आ गया है कि अगर हम इस स्टेप पर ब्रोमिनेशन कराएंगे, सो वी विल एंड अप विद व्हाट, वी विल एंड अप विद 2 ऑर्थो बी आर ग्रुप्स, ठीक है। यानी अगर मैंने इस मोड पे ब्रोमिनेशन करा दी तो मुझे यहाँ भी ब्रोमो ग्रुप मिलेगा और यहाँ भी ब्रोमो ग्रुप मिलेगा, बिकॉज जो एनिलीन है इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। अगर अभी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मौजूद नहीं होता तो मुझे ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलता, ठीक है। एनिलीन इज मोर रिएक्टिव, इधर आप उसका टेम्परेचर भी कम कर देते हो तब भी इट इज़ वेरी रिएक्टिव। सो क्या होता है, अच्छा, why aniline is more reactive than the phenol group, ठीक है। phenol is not much reactive, अगर फिनोल भी ट्राइब्रोमो दे देता है, बट अगर उसका टेम्परेचर हम लो करते हैं ना तो वो फिर हमें मोनो प्रोडक्ट दे देता है, लेकिन एनिलीन एट द लो टेम्परेचर भी वो आपको ब्रोमो प्रोडक्ट ही देता है। उसका रीज़न क्या है ये आप मुझे बताएंगे कि इतना रिएक्टिव क्यों है ये, ठीक है। तो ये कमेंट में आपने मुझे बताना है, सही। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर जो है वो एक और ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, ठीक है। आई डोंट नो कि आपको पता है कि अमाइड ग्रुप कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये तो क्या है, ये तो समझ लो एनिलीन है तो अमाइन ग्रुप है, बट अमाइड ग्रुप कैसे बनाते हैं वो भी आपको आई डोंट नो पता है कि नहीं। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस अमाइन ग्रुप की प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम एसिटाइल क्लोराइड यूज़ करेंगे या एसिड एनहाइड्राइड यूज़ करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, एसिटिक एसिड यूज़ किया हुआ है, और कोई भी और भी कुछ भी फंक्शनल ग्रुप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी एक अलग टॉपिक है ना कार्बोक्सिलिक का, कि मतलब रिएक्टिविटी वगैरह डिपेंड करती है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिटाइल क्लोराइड बना सकते हो
क्या आप एस्टर बना सकते हो, क्या एस्टर को आप जो है वो अमाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या अमाइड को एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज अनदर टॉपिक एंड आई होप कि आप जब रिट्रोसिंथेसिस पढ़े तो आपको ये आता होगा, आपको पता होगा, आपने ये रिएक्शन मैकेनिज्म केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। और नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, सही है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो गया, हमने अमाइन ग्रुप को यहाँ प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। वी हैव प्रोटेक्टेड द अमाइन ग्रुप, ठीक है। अब अमाइन ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया है यहाँ पे, सही है। और उसके अलावा क्या हुआ, इस वजह से यहाँ पर जो अमाइन के लोन पेयर हैं वो ज़्यादा सिर्फ बेंजीन रिंग के साथ इंगेज नहीं है अब, बल्कि वो एसिटाइल ग्रुप के साथ भी इंगेज है। मैं थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ बना के, इस वाले को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज, ठीक है, दिस AC ग्रुप इज बेसिकली दिस एसिटाइल ग्रुप, राइट। तो आप देख सकते हो कि इसके जो लोन पेयर है ना, अब वो इन्वॉल्व हो गए हैं इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, ठीक है। पहले इसके लोन पेयर इन्वॉल्व थे सिर्फ बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में, जिसकी वजह से दे आर मेकिंग बेंजीन मोर रिएक्टिव, बट नाउ these lone pair are also engaged with the acetyl group. सो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बेंजीन की रिएक्टिविटी है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है। और अब जब आप इसकी इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे, सो यू विल एंड अप विथ ओनली वन ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी हियर you are end up with only one bromo product। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपने अब यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर दी, now you have to deep protect this group, ठीक है। अब आपको जो है वो इस ग्रुप को जो है वो रिमूव करना है, एसिटाइल ग्रुप को। और आप इस ग्रुप को रिमूव करने के लिए यू आर यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेस यूज़ कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में आप उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक। तो जिसके नतीजे में आपको फिर अमाइन ग्रुप मिलेगा, सही है। सो दिस इज अच्छा, अमाइन ग्रुप मिल गया। अच्छा, आपका जो मेन प्रोडक्ट था वो क्या था, हमें तो फिनोल चाहिए था ना, हाँ, हमें तो अमाइन की जगह फिनोल चाहिए था। अब क्या करना है, आपने अगेन जो मैंने से आपको सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप डाइल्यूटाइजेशन के जरिए फिनोल ग्रुप हासिल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस अमाइन की डाइल्यूटाइजेशन करनी है, ठीक है। दिस स्टेप इज डाइल्यूटाइजेशन का स्टेप है। डाइल्यूटाइजेशन मतलब डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, ठीक है। आपने वो नहीं बनानी, क्या कहते हैं उसको, डाई नहीं बनानी, सॉल्ट बनाना है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है। अब डाइजोनियम सॉल्ट का क्या होगा कि आप जो है वो बेंजीन पे ये ग्रुप इंट्रोड्यूस करा लेंगे, ठीक है ना। आपके बेंजीन पे ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और आपका जो बेंजीन रहेगा वो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब आप इसमें वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है, तो दिस ग्रुप विल रिमूव एंड वाटर जो है वो इसकी जगह ले लेगा। तो हमें जो है वो हमारा प्रोडक्ट यानी टारगेट मॉलिक्यूल, TM का मतलब होता है टारगेट मॉलिक्यूल, हमें वापस मिल जाएगा या हमें टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। सो इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें थोड़ी सी आपको बस कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल मिले तो आपने उसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ को पहले देखना है, ठीक है। फिर आपने उसके रिएक्शंस देखने हैं कि अगर मैं ऐसे ये रिएक्शन करवाऊँ तो क्या होगा, ये रिएक्शन करवाऊँ तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर आपने जो है वो उस पर काम करना है, ठीक है ना। सारा कुछ आप इजीली, अब देखो देखने में ये बहुत आसान भी नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। थोड़ी सी अपनी केमिस्ट्री को बढ़ाइए, थोड़ी सी केमिस्ट्री को अपना जो है वो बेटर कीजिए, रिएक्शन केमिस्ट्री को पढ़ें, ठीक है। आप सोलोमन से पढ़ सकते हैं। अच्छा, रिट्रोसिंथेसिस के लिए आप जो है वो वॉरेन की ऑर्गेनिक सिंथेसिस द डिस्कनेक्शन अप्रोच, वॉरेन, ठीक है, उसको यूज़ करें। मैं उसी में से ये लेक्चर जो है वो बना रही होती हूँ, सही है। और मोस्टली एग्जाम्पल भी मैं उसी से लेती हूँ। और हाँ, अगर उसमें आपको अब देखिए मैंने ये एक एग्जाम्पल शेयर कर दिया आपके साथ, मैं 2 एग्जाम्पल शेयर कर दूँगी, ठीक है।
अब आपको इसको समझना है। अब आपको ये बात आपको समझ में आ जाता है, आप खुद से बुक को पढ़ें, खुद से प्रैक्टिस करें, अपने खुद से जो है वो आप चाहें तो न्यू प्रॉब्लम्स खुद बना के फिर उसको सॉल्व कर लें, या कहीं से आप ले लें, ठीक है। आप मिल जाएंगी, इंटरनेट पे सर्च कर लें प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करें, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी आप कोई ना कोई स्टेप मिस कर देंगे, और अगर आप स्टेप मिस कर देंगे तो ऑब्वियसली फिर आपके नंबर भी डिटेक्ट होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हर स्टेप पे, क्योंकि देखो अभी आप इसको भी, इस रिएक्शन को जो मैंने किया है इसमें भी आपको बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ लग रही होंगी कि यार मतलब आप डायरेक्टली कर से हो सकता था कि आप जो है वो डायरेक्टली अमाइन ग्रुप पे आप ब्रोमिनेशन करा देते, ठीक है। और आपके मुताबिक तो वो मोनोब्रोमो बनता, बट वो रियल में मोनोब्रोमो नहीं मिलता, आपको जो प्रोडक्ट मिलता वो डायब्रोमो के साथ मिलता। तो ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो हम गलतियां कर रहे होते हैं। मैंने असल में, मेरा जो था कि मैं पहले रिएक्शन केमिस्ट्री को डिस्कस करती, उसके बाद रिट्रोसिंथेसिस पे आती, बट क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, उनका एग्ज़ाम है रिट्रोसिंथेसिस का, तो देन आई डिसाइडेड कि ओके मैं जो है वो रिट्रोसिंथेसिस की वीडियोस पहले बना देती हूँ, देन आई विल मूव टू इट। तो अपनी केमिस्ट्री को अच्छा करें। सोलोमन की जो बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसको पढ़ें, उसमें बहुत अच्छे से हर चीज़ बताई हुई है, हर मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पे, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी आप मुझे बता सकते हैं, और उसके अलावा वीडियो के नीचे भी कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, और मैं हमेशा हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। सो देखते हैं आगे हम और क्या इसमें पढ़ाती हूँ मैं आपको इसके साथ तब।